जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सेक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, बिहार में एसटीईटी की परीक्षा समाप्त हो गई है। क्योंकि 9 अगस्त से ये फॉर्म निकाला गया और उस दिन से ही ये फॉर्म जो है विवादों में रहा। जब फॉर्म भरने की बारी आई तो समस्याएं शुरू हो गई। यानी कि आज अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन का जो है यहां पर अपडेट एक दिन के बाद आ रहा था, 2 दिन के बाद आ रहा था कि आप दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है पेमेंट कर पा रहे थे। उसके बाद जब आप पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट करने के 2 दिन के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन, एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो रहा था। अब समस्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी आई। बहुत सारे छात्र जिला को अपना होम सेंटर समझ के या फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर समझ के जो है वहां पे भर दिया। वहां पे गलतियां हुई अदर स्टेट के छात्रों से कि वो उन्होंने जो है ऐसी ऐसी गलतियां की। दूसरा समस्या ये आया एप्लीकेशन फॉर्म में ही कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर तो इन्होंने एक पूरा नोटिफिकेशन दे रखा था, लेकिन फिर भी कुछ साइबर कैफे वाले ऐसे थे जो कि अपने आप को भाई बीएसईबी का सचिव समझते थे। उन्होंने उनको फॉर्म भरते समय, छात्रों का फॉर्म भरते समय जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलतियां करती। अब वहां तो गलतियां हो ही रही थी, लेकिन गलतियां यहां आयोग भी करना शुरू कर दिया। मतलब कि वो देख लिया यहां पर कि ये गलतियां जो है साइबर कैफे वालों से हो रहा है, तो हम लोग भी क्यों नहीं ये गलतियां करवाएं। तो छात्र फॉर्म कुछ और भर रहे थे, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म कुछ और है भरा हुआ। मैथ से उन्होंने भरा है, उनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहा है, तो मैथ के ही टीचर बनेंगे। लेकिन उनका जो एडमिट कार्ड आया या जो इनका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया, वो एडमिट कार्ड जो है साइंस का कर दिया गया या फिर भाषा लैंग्वेज का कर दिया गया। तो ये समस्याएं देखने को मिली हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो है यहाँ पर खेल कर आयोग जो है चुपचाप बैठा हुआ है और वैसे के वैसे सारा चीज चलता रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे आवाज भी उठाए गए। बहुत सारे छात्र पटना बीएसईबी कार्यालय गए, वहां पे बहुत सारी मांग की गई, लेकिन हर वो चीज पे अपडेट किया जा रहा था। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई बात नहीं कर रहा था। तो समस्या वो बनी हुई है अभी भी। और आयोग से मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कत हुआ है, उनसे आप अलग से भैया पैसे ले लीजिए, उनका फिर से एग्जाम ले लीजिए, फॉर्म भरवाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चला जाएगा। आगे आने वाले 5 साल में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इसकी कोई तो गारंटी है नहीं आप लोग की, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो उसको उन छात्रों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी मौके देने चाहिए। फिर मांग उठी यहां पर कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट को, जी हाँ, अपियरिंग वाले स्टूडेंट को सर मौका दिया जाए, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं। तो यहाँ पे छात्र अगर पात्र हो जाएंगे तो आगे अगर आगामी वर्षों में अगर ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो इनके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उनको भी मौका नहीं दिया गया। फिर मांग उठी बहुत सारी चीजों पे, देखिए एज क्राइटेरिया को लेकर मांग उठी, तो एज क्राइटेरिया का मामला गया हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट की बात को मानना पड़ा बीएसईबी आयोग को। छात्र अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है ना हाईकोर्ट में पहुंचे हुए, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है वहां भी। और अब जो है जो भी हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका एग्जाम फिर से होगा, फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। तो ये सारी बातें हो रही थी, अभी तक समस्याएं बनी हुई थी। फिर परीक्षा होता है, परीक्षा होने के दौरान भी आप लोगों का समस्या आया। जी हाँ, यहाँ पे जो है समस्या ये आया कि हर एक पेपर में कम से कम 5 से 10, 15 क्वेश्चन गलत होते रहे। लेकिन वहां पे जब ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है तो ऑब्जेक्शन का रिवाइज रिजल्ट अभी तक किसी का प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर, क्योंकि उस सब्जेक्ट में 30 से ज्यादा प्रश्न गलत हो गए थे इन लोगों से। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है एजेंसी, क्या वो एजेंसी कहीं ना कहीं सेटिंग करके बैठा हुआ है छात्रों का? तो आखिर क्या बात है कि ये समस्या पे समस्या जो बनी हुई है अभी तक खत्म नहीं हो रही है। और अब समस्या रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि अब 1 से 2 दिन में आप लोग का रिजल्ट आने की भी बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि 28 या 30 तारीख के बीच में आप लोग का कभी भी रिजल्ट यहां पर दे दिया जाएगा। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है कि रिजल्ट कब जारी होगा सर। तो रिजल्ट देखिए आप लोग का 28 से 30 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली है ना, क्योंकि यहां पर जो है ना ये एक संभावना है, इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि बीएसईबी कार्यालय में बहुत सारे छात्र गए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जानकारी हमें दी है, जिसके माध्यम से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। तो रिजल्ट आएगा, लेकिन अब समस्या ये है कि क्या रिजल्ट में भी घोटाला होगा, क्योंकि अभी तक तो सारे ये घोटाले ही हो रहे थे। जितना भी समस्या हम आपको बताए हैं ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक घोटाला है। और ये घोटाला क्या रिजल्ट में भी होगा? आइए इस चीज को समझते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, यहां पर उसके फायदा होगा या नुकसान होगा ये आपको पता चल पाएगा।
अच्छा, यहां पर एक चीज और क्लियर कर दें कि बिहार टीईटी को लेकर यहां पर छात्र अभी भी परेशान है, क्योंकि छात्र जो है बिहार का अगला वैकेंसी देख रहे हैं और यहां पर सीटेट पेपर 1 और 2 का रिजल्ट आज दे दिया गया है। आप लोग भी अगर सीटेट दिए हैं तो आप लोग भी अपना रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था सुबह में, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से अपना रिजल्ट भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये चीजें हैं कि जो छात्र का रिजल्ट यहाँ पे सपोज हम मान लीजिए कि नहीं हुआ, वो बिहार के छात्र हैं, उनके पास यहाँ पर लाखों में सीट है, क्योंकि 1,75,000 तो निकल गया। अब यहाँ पे आगे आने वाला जो है वैकेंसी 70,000 का है, या हो सकता है उसमें सीटें बढ़े तो कम से कम वो 1 लाख तक वो सीटें पहुंचेंगी, क्योंकि पुरानी वैकेंसी से जो सीटें बचेंगी उनको तो अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। तो हो सकता है कि ये सीटों की संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच जाए। लेकिन जब वहां पे जो है ये सीटें मिल रही है बिहार के छात्रों को, तो ये एग्जाम क्यों नहीं सर? बिहार टीईटी एक एग्जाम होना चाहिए जिससे कि उन सभी छात्रों को मौका मिल पाए जो कि क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये 6 to 8 के लिए वैकेंसी के लिए इन्होंने लड़ा है, लड़ाइयां लड़ी हैं, लाठियां खाई हैं, क्योंकि इनके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया है जाकर कि 6 to 8 की वैकेंसी निकाली जाए। तो आखिर इनको मौका क्यों नहीं? एटलीस्ट बिहार के छात्रों को बीटेट देने का मौका देना चाहिए। और जो भी लोग चाहते हैं यहाँ पर, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीटेट के लिए आवाज उठाइए और आप लोग जाइए पटना सचिवालय, जाइए वहां पे मंत्रियों से मिलिए जो कि आप लोग की आवाज सुनते हैं वो लोग। अब हम लोग यहां से जो है ना वीडियोस बनाकर ही अपडेट कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं रास्ता। आप लोगों को अपना लड़ाई खुद लड़ना है, जैसे कि अभी तक लड़ते आ रहे हैं। 6 to 8 का वैकेंसी भी आप लोगों ने लेकर आया है, ये कोई हम लोग जैसे टीचर नहीं मंगवाया है। यहाँ पे आप लोग ही इस बहाली को जो है मांग रखे हैं, तो आपका ये बहाली निकल कर आया है। और 6 to 8 की बहाली आ चुकी है, 32,000 की बहाली है, और बड़ी छोटी मोटी बहाली नहीं है ये। आपको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो जो भी छात्र का सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप जो है बीटेट के लिए आवाज उठाइए, आइए साथ मिलकर यहाँ पर बिहार में टीईटी एग्जाम जरूर करवाया जाए। अब आते हैं, हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन करना क्यों जरूरी है और क्यों हुआ, या फिर नोटिफिकेशन में जारी क्यों किया गया जबकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है नहीं। और यहाँ पर अगर चूंकि नॉर्मलाइजेशन कहाँ होता है, देखिएगा ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है रिजल्ट को लेकर भी, है ना। ये क्यों होता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा को अलग अलग शिफ्टों में बांटा गया है ना, यानी कि सेम लेवल का परीक्षा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे परीक्षा कैसे दे रहे हैं? जिस दिन आपका पेपर है इंग्लिश का, तो उस दिन सिर्फ इंग्लिश के छात्र एग्जाम दिए हैं ना, है ना। आप लोग तो सिर्फ उसी दिन पहला और दूसरा शिफ्ट मिला के दिए हैं। जिस दिन कंप्यूटर का एग्जाम हो रहा है उस दिन कंप्यूटर का छात्र एग्जाम दे रहा है, जिस दिन एक ही शिफ्ट में हो रहा है सारा एग्जाम। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज भी सोशल साइंस का हो रहा है, कल भी सोशल साइंस का हो रहा है, परसों भी हिस्ट्री का हो रहा है, परसों भी नरसों भी हिस्ट्री का हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी। एक ही दिन पूरा एग्जाम लिया गया है। लेकिन फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन क्यों? नॉर्मलाइजेशन तो तब होता है ना जब आपका, जैसे कि मान लीजिए कि एसएससी का एग्जाम चल रहा है, अब आज भी एग्जाम है, कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, और उसके अगले दिन भी एग्जाम है, 3-4 दिन 5 दिन लगातार एग्जाम है। सेम पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जा रहा है, सेम प्रोसेस पे और सेम एग्जाम का सिलेबस है। तो लेकिन यहां तो सिलेबस चेंज है सर। आज हमारा कंप्यूटर का एग्जाम है, कल आपका मैथ का एग्जाम होगा, परसों उनका हिस्ट्री का एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद जो है इनका इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो अलग अलग विषयों के अलग अलग दिन परीक्षाएं हुई हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों, ये एक सवाल बनता है अपने आप में। लेकिन इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये हम आपको इस वीडियो में और थोड़ा सा एलोबरेट कर देना चाहते हैं। देखिए, सीधे चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे जो कि आपके लिए अपडेट की गई है। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप क्वालिफाई कैसे होंगे। एसटीईटी जब रिजल्ट देगा ना, तो आपके एक मार्कशीट देगा, वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो सकता है। तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा यू आर क्वालिफाइड, और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। ये 2 चीजें लिखा जाएगा वहां पे। अब आपको जो है, अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है 50% मार्क्स लेकर आना है, यानी कि 150 का एग्जाम है ना, 150 का एग्जाम। और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 150 नंबर का एग्जाम होता है कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है। मैं अलग अलग सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 75 नंबर लेकर आए, 50% का मतलब वही होता है ना, 75 नंबर, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे क्या कहता है हमारा, कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पे वेरिएशन जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाएगा, और उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, वही अभ्यर्थी को प्राप्तांक
यहाँ पे होगा, यानी कि उन्हीं का यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा जेड स्कोर के आधार पे। खैर ये जेड स्कोर से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह से बहाली हो ही नहीं रही है ना, कि एक ही दिन मतलब आपका आज भी पेपर हुआ, कल भी पेपर हुआ है कंप्यूटर का, परसों भी पेपर हुआ है कंप्यूटर का, ऐसा तो हो नहीं रहा है, या अलग अलग सब्जेक्ट का, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अभ्यर्थी को उत्तीर्णता अथवा अनुउत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर पर आधार पर किया जाएगा, जो कि कंडिका 7 में इसका वर्णन किया गया है। आइए 7 को भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे ये आपका दिया गया है। ठीक, अब इसी के आधार पे सिर्फ होगा, लेकिन यहाँ पे ये बात कहा गया है कि ये जो रॉ स्कोर होगा आपका, ये सही प्रश्नोत्तर के आधार पर आपका प्राप्तांक होगा। यानी कि जो भी आप, जैसे मान लीजिए कि हमने 100 क्वेश्चन किया, अब निगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, तो 100 में 100 आना चाहिए अगर सही हुआ है तो, नहीं तो मान लीजिए कि 25 गलत हो गया, मान लीजिए कि 100 में से मेरा 100 क्वेश्चन 25 गलत हो गया, तो ये 75 मार्क्स आना चाहिए मेरा यहाँ पे। 100 में से 25 गलत हो गया तो 50 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा जो है 75 मार्क्स आगे मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बातें कही गई है, एक उदाहरण दे दिया गया है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंकों की परीक्षा में अगर रॉ स्कोर 76 आ गया, क्या आ गया, 76 आ गया, तथा नॉर्मलेशन की प्रक्रिया लगने के उपरांत नॉर्मलेशन स्कोर 74 आ गया। देखिए ये कब लगेगा, और ये 74.90 भी आ गया ना आपका, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो है आपको क्वालिफाइड में नहीं रखा जाएगा। तो ये अगर कब आएगा, जब आप नॉर्मलेशन करेंगे। लेकिन करने की जरूरत है क्या, आप खुद सोचिए। अब देखिए मैथमेटिक्स का पेपर आपका कैंसिल हुआ था, ठीक, वो कैंसिल हो गया था पेपर, दोबारा लिया गया मैथ का पेपर आपका, कोई पेपर आपका दोबारा नहीं हुआ, कोई पेपर भी आपका दोबारा, मतलब कि आज इस शिफ्ट में है तो अगले शिफ्ट में भी वही परीक्षा है, कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ। सब शिफ्ट में अलग अलग सब विषयों की परीक्षा हुए हैं, अलग अलग स्थान पर और एक ही टाइम पे हुए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलेशन सरकार को या आयोग को यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन इनका जो पद्धति कहता है कि 74.9 आता है तो आप जो है यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ये भी बात कहा गया है। नॉर्मलेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलेशन स्कोर के ऋणात्मक प्रभाव आ सकते हैं। देखिए मैंने आपको बोला है कि ये चीजें नहीं होगी, है ना, और नहीं करनी भी चाहिए। यहाँ पर आयोग को, सरकार को यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ परीक्षा आपका हुआ नहीं है। फिर भी अगर आप जो है कोशिश, अगर जितना के एग्जाम दिए हैं उनमें आपको लगता है कि आपका 80+ नंबर है, तो थोड़ा सा सुकून में रहिएगा। लेकिन बाउंड्री लाइन पे अगर आप रहिएगा तो ये लोग नॉर्मलेशन लगा के जो है आप लोग का नंबर कम कर सकते हैं, तो यहाँ हो सकता है बड़ा घोटाला। ये बाउंड्री लाइन वाला जो है सिनारियो यहाँ पे खत्म किया जाना चाहिए, नॉर्मलेशन को ही एक्चुअली यहाँ से हटा देना चाहिए। अगर सीधी सी बात कहें तो यहाँ से ये प्रोसेस नहीं रखना चाहिए आयोग को, ठीक है। अलग अलग विषयों की परीक्षाएं हुई हैं, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। अब देखिए नॉर्मलेशन भी एक तरीके से यहाँ पर मैं जो चीजों को रखना चाहता हूँ इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं, एक का स्कोर यहाँ पे 94 आया, एक का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 87 आया। इन्होंने भी 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, इन्होंने 150 क्वेश्चन को पूरा 150 अटेम्प्ट मारा था, तो इनका 94 आ गया। और इन्होंने जो है 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया था, यानी कि 140 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, तो इनका 87 आया। हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा नहीं अटेम्प्ट किया हो सकता है कि आपने निगेटिव मार्किंग का तो खैर नहीं, नॉर्मलेशन स्कोर का सोचकर जो है आपने 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया हो, तो 100 क्वेश्चन में 75 नंबर लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है घट सकता है, नंबर घटेगा। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए 75 लेकर आ गए तो आपको तो पास कर देना चाहिए इनके हिसाब से, जो कि यहाँ पे रखा गया है 50% मार्क्स। लेकिन ये लोग नॉर्मलेशन अगर लगा देगा तो यहाँ से मार्क्स आपका 74.9 पे या 73.2 पे ऐसा भी स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक घोटाला यहाँ पे हो सकता है इस चीज को लेकर। तो फिलहाल जो भी आएगा रिजल्ट का इंतजार करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तभी आपका ये सारा चीज क्लियर होगा। अब जो छात्र यहाँ पे पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 45.5 यानी कि अंक लाना है, यानी कि लगभग 68.25 मार्क्स आएगा तो वो क्वालिफाई होंगे। ईबीसी की बात करें तो 42.5% पे है, तो यानी कि 63.75 जो है नंबर आएगा तो वो पास हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के लिए 40% यानी कि 60 नंबर लेकर आना है। और महिलाओं की देखिए, महिला जो है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर पूरा देश बात कर रहा है, तो इनको भी 40% में रखा गया है, तो इनका भी 40% मार्क्स आता है, यानी कि 60 नंबर आता है, तो ये जो है सीधे सीधे क्वालिफाई हो जाएंगी
अपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों ही के लिए यही है, सेम स्कोर है, सेम कंडीशन भी है। तो जो भी आपने पेपर दिया है उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर पेपर 1 दिया है तो 9 to 10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और पेपर 2 दिया है तो 11 से 12th के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का लाभ होगा या घाटा होगा, ये चीजें मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीजें समझाई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और मुझे लगता है कि इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है, घटने के चांसेस कम है अगर आपने 150 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और अगर कम किया है, मान लीजिए 140 भी किया है, 130 भी किया है, अगर एक्यूरेसी आपकी सही है, सही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं अभी भी। लेकिन 100 क्वेश्चन जो करके आए हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव मार्किंग में रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि हमने बताई है, हमारी बातों को आप लोग ध्यान से समझे होंगे। बीटेट के लिए आवाज जरूर उठाइए आप लोग, जितने भी छात्र हैं यहाँ पे, है ना। बीटेट होना चाहिए, बिहार के छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य जो है आपका लोकल एग्जाम ले रहा है, टीईटी, है ना, जो कि जैसे लोकल एग्जाम नहीं, इन द सेंस की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ले रहा है। तो हमें भी यहाँ बिहार में बीटेट करवाना चाहिए, बिहार सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बहाली है, 70,000 की वैकेंसी है, तो जरूर इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जय